Assalamu alaikum dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad. And today I am here with you with the third lecture of General and Molecular Genetics. So welcome to the lecture. In this lecture, we are going to discuss about forward and reverse genetics and basic principles of inheritance, including the laws of genetics given by Gregor Mendel. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फॉरवर्ड एंड रिवर्स जेनेटिक्स। अक्सर जो है वो हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को जब स्टडी करना चाहते हैं या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है या उसके पीछे जो है वो क्या कंप्लीट स्टोरी है, तो उसके लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं सम ऑफ अप्रोचेस को, जिसमें जो कि फॉरवर्ड रिवर्स जेनेटिक्स जो है वो जिसमें हेल्प हमें करती हैं समझने में, और जिससे हम जो है वो चेक कर सकते हैं किसी भी इफेक्ट जीनोटाइप का फिनोटाइप पे इफेक्ट और किसी भी फिनोटाइप का जो है इफेक्ट जो उसकी जीनोटाइप पे हो सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या है जी? फॉरवर्ड जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स और जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गिवन ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉरवर्ड जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके पीछे कौन से जो है वो सारे के सारे जेनेटिक फैक्टर्स और कौन से जीन्स, कौन से जो है वो अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं उस ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए। और रिवर्स जेनेटिक्स में हम देखते हैं जी किस तरह जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स और जीन्स मिल के जो है वो पर्टिकुलर ट्रेट शो करते हैं। Let us take an example to clear the concept of forward and reverse genetics. Forward genetics usually go from phenotype to genotype, while reverse genetics usually go from genotype to phenotype. What does it mean? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्लांट है, उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस है, बेटर फ्रूट प्रोडक्शन है, तो वो उसके अंदर ऐसे कौन से जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से जीन्स हैं जो कि इन सारे कैरेक्टर्स को, इन सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर हम इस फिनोटाइप से चलें और उन जीन्स को जो है वो सर्च करें या उन जीन्स को जो है वो स्टडी करें, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड जेनेटिक अप्रोच होगी, जिसमें हम जो है वो फिनोटाइप से जीनोटाइप की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स और जीन अवेलेबल है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन सा ट्रेट कंट्रोल करता है इस प्लांट के लिए। फॉर एग्जांपल वो कौन सा ट्रेट कंट्रोल करता है, आया कि वो इसकी फ्रूट यील्ड को कंट्रोल करता है, या वो इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, या वो इसके कलर को कंट्रोल करता है। तो ये सारा कुछ स्टडी करने के लिए हम जीनोटाइप से जब फिनोटाइप की तरफ मूव करेंगे, तो ये है रिवर्स जेनेटिक्स। Okay, so let us study some differences between forward and reverse genetics. First of all is forward genetics is the approach for determining the genetic basis responsible for a phenotype. कोई भी जो हमारे पास फिनोटाइप या कोई भी जो ट्रेट हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है, उसकी जेनेटिक बेसिस को जो है वो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, वो सारे का सारा जेनेटिक पैटर्न या जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, तो वो हम फॉरवर्ड जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। और ये जो है वो स्टार्ट होती है फिनोटाइप से और जाती है जीनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप को यूज़ करते हुए हम जीनोटाइप जो है वो स्टडी करना चाहते हैं। While in reverse genetics, we used to understand the function of a gene by analyzing the phenotypic effect of a specified engineered gene sequence. कि हमारे पास जीन के सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन ये अननोन है कि वो कौन सा जो है वो ट्रेट, कौन सा फिनोटिपिक इफेक्ट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक इंजीनियर्ड सीक्वेंसेस यूज़ करके और रिवर्स जेनेटिक्स की डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करके हम ये जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा जीन जो है वो कौन से पर्टिकुलर फिनोटिपिक इफेक्ट को जो है वो गवर्न करता है। और ये स्टार्ट होती है जीन लेवल से और जाती है जी फिनोटाइप तक, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस तक। सो इट मूव्स फ्रॉम जीनोटाइप टू फिनोटाइप। While on the other hand, forward genetics is involved in the identification of gene responsible for the particular phenotype, while reverse genetics is involved in the function or possible phenotype identification of the altered gene. मेन टूल्स की अगर हम बात करें जो कि फॉरवर्ड जेनेटिक्स में यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट टूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वन इज़ रैंडम म्यूटेशंस। रैंडम म्यूटेशंस जो हैं वो इंड्यूस की जाती हैं और मैपिंग पॉपुलेशन जनरेट की जाती है, जिससे जो है वो चेक किया जा सकता है कि कौन से ट्रेड्स को कौन से जीन्स कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो है वो लिंकेज या एसोसिएशन मैपिंग है, जिसके अंदर जो है वो जीन फिनोटाइप लिंकेज एस्टैब्लिश किए जाते हैं और सेवरल क्रॉसेस के बाद यू कैन आइडेंटिफाई विच जीन्स आर लिंक्ड टू विच पर्टिकुलर ट्रेड्स।
On the other hand, reverse genetics also uses many different tools. Two important are mentioned here. One is in vitro mutagenesis. In vitro mutagenesis में क्या किया जाता है जी? Mutation is produced in the segment of clone DNA. म्यूटेशन जो है वो इंड्यूस की जाती है, उसके बाद उस जो है वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन वाले क्लोन डीएनए को जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और फिर जो उसके म्यूटेशंस के इफेक्ट आते हैं उन्हें स्टडी करके चेक किया जाता है कि वो जो जीन है वो कौन सा जो है वो ट्रेड कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो हमारे पास सेकंड टूल है वो है जीन डिस्ट्रप्शन का, और टारगेट जीन्स जो है उनकी डिस्ट्रप्शन के लिए रिकॉम्बिनेशन से जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स, डायरेक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं, वो जाकर जो है वो पर्टिकुलर जीन्स को इनएक्टिव कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं उनके फंक्शन को, और इससे जो है वो हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जीन का फंक्शन कि कौन सा जो है जीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। इससे जो है वो हम मूव करते हैं जीनोटाइप से फिनोटाइप पे, हेंस इट इज़ रिवर्स जेनेटिक्स। सेकेंड टॉपिक इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस जो है वो पासिंग ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो डिस्क्रीट यूनिट्स जो हैं जब ओरिजिनली डिस्कवर हुए तो ग्रिगोर मेंडल की तरफ से उन्हें फैक्टर्स का नाम दिया गया। अब हम उन्हें जो है वो जीन्स के नाम से जानते हैं। मेंडल ने जितने भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए सबके सब जो है वो पाइसम सैटिवम जो कि पी प्लांट है उस पर किए, और तकरीबन 8 साल तक उसने जो है वो पी प्लांट पे काम किया, और उसके बाद जो है उसने अपना काम जो है वो एक वहाँ की लोकल सोसाइटी में पब्लिश किया 1865 में। अपने एक्सपेरिमेंट में जो है वो मेंडल ने 10,000 जो है वो पी प्लांट्स को ग्रो करवाया, और उसकी प्रोजनी, नंबर, टाइप और डिफरेंट ट्रेड्स को जो है वो स्टडी किया। मेंडल का जो भी काम था उसके और उसने जो लॉज दिए इनहेरिटेंस के, वो सब के सब जो है वो मेंडल की लाइफ में जब तक वो जिंदा था तब तक जो है उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। किसी किस्म की जो है वो कोई रिकॉग्नाइजेशन जो है वो नहीं मिली उसके काम को। इवन आफ्टर 15 to 16 years ऑफ हिज डेथ, उसके बाद जो है वो 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दोबारा से वही काम किया जो मेंडल ने किया था, और मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। उसके बाद जो है वो मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज किया गया और इसे इम्पोर्टेंस दी गई, और अब जो है हमारे पास जेनेटिक्स की बेसिस वो मेंडल जो भी मेंडल ने काम किया था वही जो है हमारी जेनेटिक्स की बेसिस है। ग्रिगोर मेंडल ने पी प्लांट पाइसम सैटिवम पे काम करते हुए जी फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो डिस्कवर किए। इसमें हमारे पास 2 मेन लॉज हैं, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके अलावा जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी उसने दिया, और तीनों जो है वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। रिजल्ट्स क्या थे उसके? उसने यही बताया कि जीन्स या फैक्टर्स, जिसको उसने तब फैक्टर का नाम दिया था, कि कम इन पेयर्स, कि वो पेयर्स की फॉर्म में आते हैं और इनहेरिट होते हैं एज अ डिस्क्रीट यूनिट। एक जो है उसका पार्टनर आता है एक पेरेंट से उस जीन पेयर का, और दूसरा पार्टनर यानी कि जिन्हें अब हम एलील्स कहते हैं वो आता है दूसरे पेरेंट से। मेंडल ने उसके जो है वो सेग्रीगेशन पैटर्न्स को स्टडी किया कि किस तरह पेरेंटल जीन्स में से सेग्रीगेट करते हैं एलील्स और गैमीट्स में जाते हैं, और फिर जो है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं और डोमिनेंट या रिसेसिव ट्रेड्स के तौर पे जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो है वो हम ये वाला पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। पाइसम सैटिवम और पी प्लांट के जिन भी ट्रेड्स पे मेंडल ने काम किया उनमें हमारे पास है जी ये सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर येलो और ग्रीन, फ्लावर कलर पर्पल और वाइट, पॉड शेप इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड, पॉड कलर येलो एंड ग्रीन, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, स्टेम हाइट टाल एंड ड्वार्फ। तो उसने जो मोस्टली काम किया, सबसे पहले जिस ट्रेड पे उसने काम किया वो हाइट का ट्रेड था, टालनेस और ड्वार्फिज्म का, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था उसका, उसके अंदर उसने जो है वो एक ही ट्रेड स्टडी किया। एक ही ट्रेड को स्टडी करते हुए जो है उसने सेग्रीगेशन ऑफ एलीज को एक्सप्लेन किया। तो अब हम देख लेते हैं जी मेंडल के तीनों लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। First of all is law of dominance. Law of dominance states that an organism with alternate forms of a gene will express the form that is dominant. When two alleles of an inherited pair is heterozygous, then the allele that is expressed is dominant, whereas the allele that is not expressed is recessive. लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है कि जब दो एलील्स जो कि पार्टनर्स हैं एक ही जीन पेयर के, जब वो इनहेरिट होते हैं, एक एलील हमारे पास जो आ रही है वो एक पेरेंट से है और दूसरी आ रही है दूसरे पेरेंट से। जब वो दोनों एलील्स ऑफस्प्रिंग में जाती हैं
तो वो जब एक्सप्रेस करती हैं तो वो अगर डोमिनेंट अगर तो हमारे पास जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारे पास जो है वो एलील्स अवेलेबल हैं कि एक पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग ने डोमिनेंट एलील इनहेरिट की है और दूसरे पेरेंट्स से जो है वो रिसेसिव एलील यानी कि स्मॉल टी एलील जो है वो हाइट की इनहेरिट की है। तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है कैपिटल टी और स्मॉल टी हाइट के ट्रेट के लिए, लेकिन एक्सप्रेशन हम उसका देखेंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला इंडिविजुअल देखने में कैसा है। वो अगर प्लांट वो देखने में टाल है तो इसका मतलब है कि जो टालनेस की अलील है, जो टालनेस का ट्रेट है वो डोमिनेंट है, और जो ड्वार्फनेस की अलील है यानी कि स्मॉल टी और ड्वार्फनेस का जो ट्रेट है वो रिसेसिव है, जिसकी वजह से जो है वो डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव ट्रेट के इफेक्ट को मास्क कर लेता है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला इंडिविजुअल जो कि हेट्रोजाइगोस कंडीशन में है वो भी हमारे पास जो है वो टॉल प्लांट जो ऑफस्प्रिंग है वो आता है। आगे फॉर एग्जांपल उसी क्रॉस की जो है वो एग्जांपल ली गई है उसी जेनेटिक क्रॉस की कि अगर प्योर टाल प्लांट का प्योर ड्वार्फ पी प्लांट से हम जो है वो क्रॉस करवा दें तो ऑफकोर्स उसके फर्दर जितने भी जो है वो इंडिविजुअल्स होंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे F1 जनरेशन के, वो सारे के सारे हाइब्रिड होंगे, मिक्सचर होंगे टाल और प्योर एलील का, टाल और ड्वार्फ एलील का। ठीक है, टाल की एलील कैपिटल टी और ड्वार्फ की एलील स्मॉल टी, तो वो दोनों एलील्स का हाइब्रिड होंगे F1 इंडिविजुअल्स। और वो सारे के सारे F1 इंडिविजुअल्स वैसे तो हाइब्रिड होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो सारे के सारे फिनोटिपिकली टॉल होंगे। तो वो टॉलनेस जो है वो एक्सप्लेन की जाती है डोमिनेंस से, कि टॉलनेस का कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है ओवर ड्वार्फनेस, और वो ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को जो ट्रेट को जो है वो मास्क कर लेता है उसके इफेक्ट को। यहाँ पर जो है वो हम क्रॉस में देख सकते हैं कि ये प्योर टाल प्लांट है कैपिटल टी, इसको हमने प्योर ड्वार्फ से स्मॉल टी से क्रॉस करवाया है। इसके सारे गेमीट्स कैपिटल टी की फॉर्म में होंगे और इसके दो गेमीट्स होंगे जी, इसके दो कैपिटल टी की फॉर्म में दो गेमीट्स और इसके दो स्मॉल टी की फॉर्म में दो गेमीट्स। जब ऑफस्प्रिंग में एक एलील एक पेरेंट से और एक दूसरे पेरेंट से जाएगी तो जो दो ऑफस्प्रिंग हमारे पास बनेंगे दोनों का ही सेम जीनोटाइप होगा, और जीनोटाइप के अकॉर्डिंग जो है ये हेट्रोजाइगोस है, लेकिन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में ये हमारे पास टाल प्लांट होगा। डोमिनेंस से हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारे पास टालनेस की एलील है वो डोमिनेंट है ओवर ड्वार्फनेस की एलील के, ठीक है, और ड्वार्फनेस की एलील का जो भी इफेक्ट है उसको मास्क कर देती है डोमिनेंट टालनेस की एलील, और हमारे पास जो इफेक्ट या जो एक्सप्रेशन शो होता है वो सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेशन है टालनेस का। फिर जो हमारे पास जी हेट्रोजाइगोट ऑफस्प्रिंग आया है कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, जब हम उसका फर्दर सेल्फ क्रॉस कराते हैं उसी की तरह के एक और प्लांट से, जो हमारे पास दो प्लांट्स आए थे ऑफस्प्रिंग में, अगर हम उन्हीं दोनों का सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो पनेट स्क्वायर अगर हम बनाएं तो कैपिटल टी एक के गैमेट्स एक तरफ लिखते हैं और दूसरे के गैमेट्स कैपिटल टी एक तरफ लिखते हैं। तो हम देखते हैं जी हमारे पास जो 4 फर्दर ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं उनमें से हमारे पास एक फिर से ड्वार्फ आ गया है। तो लास्ट जो हमने फर्स्ट क्रॉस देखा था P1 से जिसमें हम F1 में आए थे, हमने क्या देखा था कि ड्वार्फनेस का इफेक्ट मास्क हो गया था। इसका मतलब है कि वो मास्क हुआ था, कंप्लीटली जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा से शो हो सकता है। एक हमारे पास अब कंप्लीट होमोजाइगस टाल है, जबकि दो हमारे पास हेट्रोजाइगस टाल हैं, और एक ड्वार्फ प्लांट हमारे पास अगेन जो है वो F2 में आ गया है। अब अगर हम इसकी फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो अब हमारे पास जो है इन 4 में से 3 प्लांट जो है वो टाल होंगे और एक ड्वार्फ होगा। लेकिन अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो एक होमोजाइगस टाल है, 2 हेट्रोजाइगस टाल हैं और एक होमोजाइगस रिसेसिव। तो फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो जो है वो हम इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट इज डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल। डोमिनेंस जो है वो हमेशा इसी रूल को फॉलो नहीं करती कि हमेशा जो है वो एक जनरेशन में उसका रिसेसिव एलील का इफेक्ट मास्क करे और नेक्स्ट जनरेशन में शो हो जाए, ठीक है। अक्सर जो है हमारे पास इससे डिफरेंट सिचुएशंस भी आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें कि हेट्रोजाइगोट को जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास 3:1 आई,
3:1 हमारे पास आई इसकी फिनोटिपिक रेशो। अभी लास्ट स्लाइड में हमने हेट्रोजाइगोट जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, उसी को सेल्फ क्रॉस किया कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले से, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो फिनोटाइप आई हमारे पास 3:1, यानी कि एक हमारे पास जो है इंडिविजुअल ड्वार्फ आया है। लेकिन अगर हम हेट्रोजाइगोट्स को क्रॉस करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की फिनोटाइप्स भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास वो आए जो कम्प्लीटली होमोजाइगोट हैं, जो दोनों के दोनों जिसमें दोनों के दोनों एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट आए हैं, यानी कि होमोजाइगोट कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला। जबकि वो हमारे पास एक इंडिविजुअल आया, जबकि 2 इंडिविजुअल हमारे पास ऐसे आए हैं जो हेट्रोजाइगोट टाल हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और उनकी फिनोटाइप जो है हमारे पास सेपरेट भी जो है वो एक्सप्रेस हो सकती है पार्शियल डोमिनेंस के केस में, वो हम आप स्टडी करेंगे। और चौथा इंडिविजुअल जो है हमारे पास वो होमोजाइगस रिसेसिव है, और वो भी हमारे पास एक इंडिविजुअल है, ठीक है। तो पार्शियल डोमिनेंस जो है वो क्या है कि पार्शियल डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो हेट्रोजाइगोट वाला ऑफस्प्रिंग है हमारे पास, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसे आए हैं, तो उसमें जो है वो कभी कभार, हमेशा ऐसा केस नहीं होता कि एक जो है वो एलील दूसरे के इफेक्ट को मास्क करे। कभी कभार दोनों का इफेक्ट जो है मिक्स्ड इफेक्ट शो हो जाता है, और उसे हम कहते हैं पार्शियल और कंप्लीट डोमिनेंस। और इसकी एग्जांपल के लिए हम देखेंगे जी 4 o'clock प्लांट है, और उसके अंदर जो है वो फ्लावर कलर में पार्शियल और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, पार्शियल और इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन 4 o'clock प्लांट। इसमें देख लें जी दो फ्लावर कलर रेड और वाइट जो हैं, ऐसे दो जेनेटिक ट्रेट्स ले रहे हैं, ऐसे दो जेनेटिक पेरेंट्स ले रहे हैं, जिसमें एक का फ्लावर कलर रेड है और दूसरे का वाइट है। जब हम इन्हें क्रॉस करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कलर जो है वो दूसरे पे डोमिनेट कर जाएगा और दूसरे के इफेक्ट को मास्क करेगा, जैसा कि कंप्लीट डोमिनेंस में था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब F1 हमारे पास आती है तो उसके अंदर हमारे पास जी पिंक कलर फ्लावर्स आते हैं, यानी कि दोनों ही एलील्स जो दोनों पेरेंट्स से इनहेरिट होकर आई हैं, R1 और R2, उनमें से कोई भी जो है वो दूसरे के ऊपर कंप्लीट डोमिनेट नहीं हो सकी, और कोई भी दूसरे से जो है वो कंप्लीट मास्क नहीं हो सकी, और दोनों ने जो है वो अपना कंप्लीट मिक्स्ड इफेक्ट शो किया, जिसकी वजह से उनका पिंक कलर जो है हमारे पास आता है। और जब हम इस F1 को सेल्फ क्रॉस कराते हैं इसी तरह के एक और प्लांट से, तो वंस अगेन हमारे पास जो है वो रेड फ्लावर्स भी आ जाते हैं और वाइट फ्लावर्ड प्लांट भी आ जाता है एक, और दो हमारे पास जो है जैसे पिंक कलर फ्लावर्स आ गए हैं। तो अब हमारे पास जो है इसकी फिनोटिपिक रेशो ही 1:2:1 है। जब हमने लास्ट टाइम कंप्लीट डोमिनेंस में क्रॉस किया था तो हमारे पास F2 में 3 ऐसे प्लांट थे जो एक ही फिनोटाइप के थे, यानी कि टाल, और एक ऐसा प्लांट था जो ड्वार्फ था एक फिनोटाइप का, जिसमें हमारे पास फिनोटिपिक रेशो आई थी 3:1। लेकिन अब हमारे पास फिनोटिपिक रेशो ही 1:2:1 है कि एक प्लांट हमारे पास रेड फ्लावर्ड है, 2 प्लांट हमारे पास पिंक फ्लावर्ड है, और एक प्लांट हमारे पास वाइट फ्लावर्ड है, जिसकी वजह से जो है वो हम ये कह सकते हैं कि डोमिनेंस इज नॉट ऑलवेज यूनिवर्सल, इट कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, इट कैन बी कंप्लीट डोमिनेंस which was in the case of tallness, and it can be partial dominance which is in the case of this flower color in 4 o'clock plant. Next is dominance and recessiveness are phenomena dependent on which alleles are interacting and on what phenotypic level we are studying. कह रहे हैं जी कि डोमिनेंस और रिसेसिवनेस जो है वो डिपेंड करती हैं कि कौन सा हम जो है वो किस तरह से जो है वो एलीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, कि वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को मास्क करने की कोशिश कर रही हैं, या कोई एक दूसरे के इफेक्ट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, या फिर वो दोनों जो है वो मिक्स्ड इफेक्ट शो करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जी टे सेक्स डिजीज़ की, एक लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है वो एक एंजाइम है, उसकी सिंथेसिस जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होती। और इस डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास जो होमोजाइगस रिसेसिव चिल्ड्रन हैं, होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि जो जिनके पास इस ट्रेट की दोनों ही रिसेसिव एलील्स हैं, वो जो है वो उनकी डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 3 years, कि 3 साल के होने से पहले ही उनकी सीवियर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स या सीवियर नर्वस सिस्टम डीजनरेशन की वजह से जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। जबकि हेट्रोजाइगोट्स जो है इस केस के, जिनके पास एक जो है वो डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है, उस टे सेक्स ट्रेट उस प्रॉपर ट्रेट के लिए, जो कि हमारे पास जो है वो एंजाइम है, वो सर्वाइव कर जाते हैं।
और रिसेसिव वाले जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि बायोलॉजिस्ट ने जब डिटेक्शन की कि हेटेरोजाइगोट्स में ऐसा क्या है कि वो उन्हें उनका सर्वाइवल पॉसिबल बनाता है, और होमोजाइगस रिसेसिव का जो है वो डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ। जब स्टडी किया गया तो पता चला जी कि जो डिफेक्टिव एंजाइम है वो होमोजाइगोट्स के अंदर, जो रिसेसिव होमोजाइगोट्स हैं उनके अंदर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी बैडली इफेक्ट होती है, ठीक है। जबकि जो है वो हेट्रोजाइगोट्स हैं तो उनके अंदर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ नॉर्मल लेवल जो है वो एंजाइम काम कर रहा होता है। और जबकि अगर हम बात करें होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की तो ऑफ कोर्स उनके अंदर जो है वो कंप्लीट फंक्शनल होता है वो एंजाइम, ठीक है। एंजाइम क्या है जी, हमारे पास एंजाइम का नेम है जी हेक्सोसिमिनेडेज ए, और हेक्सोसिमिनेडेज ए जो है वो कंप्लीट डिफेक्टिव होता है होमोजाइगस रिसेसिव में, और पार्शली हाफ लेवल पे जो है वो फंक्शन कर रहा होता है हेट्रोजाइगोट्स में, और जो डोमिनेंट है स्ट्रेट के लिए उनके अंदर जो है वो कंप्लीट फंक्शनल है और कंप्लीट उसके जो है वो लेवल्स अवेलेबल हैं। अब देखते हैं जी, जो हेट्रोजाइगोट्स हैं वो खुद तो नॉर्मल हैं और सर्वाइव भी कर जाते हैं, लेकिन फर्दर जो है वो 25% चांस है कि वो फर्दर अपनी नेक्स्ट जनरेशन में अपने 25% ऑफस्प्रिंग्स को जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिनकी वजह से उनका 20% जो है 20% उनकी जो प्रोजनी है, 25% प्रोजनी वो इफेक्टिव हो सकती है टे सेक्स डिजीज़ के लिए। नेक्स्ट हम डोमिनेंस की एक और कैटेगरी स्टडी करेंगे जो है हमारे पास को डोमिनेंस, जिसमें जो है वो दोनों एलील्स जो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में इनहेरिट हो रही हैं ऑफस्प्रिंग में, वो दोनों की दोनों अपना कंप्लीट इफेक्ट शो करती हैं, और उन दोनों का कंप्लीट इफेक्ट जो है उसे हम को डोमिनेंस कहते हैं। दोनों का जो कंप्लीट इफेक्ट है वो इकट्ठा एक साथ एक्सप्रेस होता है, और इसकी एग्जांपल हम लेते हैं जी AB ब्लड ग्रुप टाइप में हमारे पास जो है AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप टाइप, उसके अंदर जो है वो हेट्रोजाइगोट कंडीशन के अंदर एक A जो है वो एक पेरेंट की तरफ से आया है और एक B जो है वो दूसरे पेरेंट की तरफ से आया है। दोनों की दोनों एलील्स जो हैं वो एक साथ कंप्लीट एक्सप्रेस हो जाती हैं, और दोनों ही जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो कंप्लीट AB ब्लड ग्रुप टाइप आती है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास A ब्लड ग्रुप है, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन के बाद A एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। B ब्लड ग्रुप के ऊपर एक्सप्रेशन के बाद B एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। लेकिन जो AB ब्लड ग्रुप है हमारे पास, उसके अंदर एक्सप्रेशन के बाद बोथ AB एंटीजेंस जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट हैं, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये दोनों की दोनों एलील्स जो हैं वो कंप्लीट एक्सप्रेस हुई हैं, ठीक है। Next is law of segregation. Law of segregation states that allele pairs separate or segregate during gamete formation and randomly unite at fertilization. जो भी इंडिविजुअल होता है जी उसके पास उस पर्टिकुलर जीन के एलील पेयर्स होते हैं, दो एलील्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन होती है उस इंडिविजुअल के अंदर, उसके वो दोनों एलील पेयर्स जो हैं वो सेपरेटली जो हैं वो डिफरेंट गैमेट्स में जो हैं वो सेग्रीगेट करके चले जाते हैं, और इसी तरह जो है वो दूसरे पेरेंट के भी दोनों एलील जो हैं वो दोनों गैमेट्स में सेग्रीगेट करके चले जाते हैं, और फिर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन रैंडमली कोई भी एक मेल गैमेट जो है वो कोई भी एक फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कर जाता है, और जिसके रिजल्ट में जो है वो दो एलील्स कंबाइन करते हैं और फिर वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट इज ईच इंडिविजुअल दैट इज अ डिप्लॉइड हैज़ अ पेयर ऑफ एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो कोई भी इंडिविजुअल जो डिप्लॉइड है जिसके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल हैं, उसके अंदर जो है वो हर जीन के पेयर ऑफ एलील्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं हर ट्रेट के। ईच पेरेंट passes an allele at random to their offspring resulting in a diploid organism। जैसे हमने पहले पढ़ा कि हर पेरेंट से जो है वो रैंडमली एक गैमीट जिसके अंदर एक कोई भी रैंडम एलील होगी, वो रैंडमली जाके किसी भी एक रैंडम गैमीट दूसरे पेरेंट के गैमीट से फ्यूज़ कर जाएगा, और वंस अगेन जो है वो डिप्लॉइड जो है नंबर रीस्टोर हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म का। मेंडल ने जो है वो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, तो उसने जो है वो डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स जिन्हें यूज़ किया उन्हें अब हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो
तो अगर उसने जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर एक ट्रेट को डिस्कस किया जो कि टालनेस का ट्रेट था, और पी प्लांट के अंदर जो है उसने डोमिनेंट एलील फॉर टालनेस जो है वो कैपिटल टी रखी, और रिसेसिव एलील फॉर जो ड्वार्फिज्म है उसने स्मॉल टी रखी, ठीक है। और प्लांट की हाइट का ही जो उसने ट्रेट है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया, ठीक है जी। ओनली वन ऑफ दीज एलील्स इज पास्ड इनटू अ सिंगल गैमीट एंड यूनियन ऑफ टू गैमीट्स टू फॉर्म अ ज़ाइगोट रीस्टोर्स द डबल कम्प्लीमेंट ऑफ एलील के एलील फॉर्मेशन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हर पेरेंट की जो है वो दोनों एलील्स सेग्रीगेट होकर डिफरेंट टू गैमीट्स में चली जाती हैं, ठीक है, इस मेल पेरेंट की भी और फीमेल पेरेंट की भी। फिर एट द टाइम ऑफ ज़ाइगोट फॉर्मेशन जो है वो एक मेल गैमीट रैंडमली फ्यूज़ करता है दूसरे एक फीमेल गैमीट से, और अगेन जो है वो एलील पेयर्स जो है वो रीस्टोर हो जाते हैं नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर। और F2 जनरेशन में जो हमने देखा था कि दोबारा से जो है वो मास्क्ड एलील का इफ़ेक्ट शो हो जाता है कि रिसेसिव ट्रेट अगेन आ जाता है F2 जनरेशन में, तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि वो जो है वो मास्क ज़रूर हुआ था, हिडन ज़रूर हुआ था, लेकिन वो अनइफेक्टेड जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हुआ, और फर्दर जो है उसने दोबारा से अपना इफ़ेक्ट शो किया F2 जनरेशन में। नेक्स्ट इज़ रूल ऑफ सेग्रीगेशन कि एक गैमीट जो है उसके अंदर एक ही एलील आएगी एलील पेयर्स में से, जो कि कोई भी और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एलील पेयर है उनमें से कोई भी एक एलील जो है वो एक गैमेट में जाएगी रैंडमली। और फर्दर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब दो गैमेट्स यूनाइट करेंगे दोनों पेरेंट्स से एक एक गैमीट, तो हर गैमीट जो है वो एक एक एलील उस ट्रेट की कैरी करेगा, और जिस फ्यूजन के बाद जो है वो एलील पेयर्स जो हैं यानी कि उनका नंबर जो है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टी अगर दोनों ही पेरेंट्स से हमारे पास जो है कैपिटल टी की एलील आ रही है, और तो वो जब दोनों कंबाइन कर जाएंगी तो वो हमारे पास जो है वो टालनेस का एक्सप्रेशन देगी डोमिनेंट ट्रेट का, यानी कि टाल होगा हमारा ऑफस्प्रिंग प्लांट। और अगर हमारे पास एक प्लांट से कैपिटल टी और एक पेरेंट से जो है वो स्मॉल टी की एलील इनहेरिट होकर आई है ऑफस्प्रिंग में, तो फिर वो हेटरोजाइगोट कंडीशन में है, तो उसका ट्रेट क्या होगा, वो क्या एक्सप्रेशन देगा, तो वो भी हमारे पास टॉल होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास है टालनेस की जीन ये कम्प्लीटली डोमिनेंट है ड्वार्फिज्म की एलील पे, और ड्वार्फिज्म की एलील के इफेक्ट को कम्प्लीटली मास्क कर देती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि एक टाल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया, तो हमारे पास फर्दर दोनों ही टाल प्लांट्स आए। ये दोनों टाल प्लांट्स वैसे तो हेट्रोजाइगोट थे कि एक टी इससे लिया और एक स्मॉल टी इससे लिया, कैपिटल टी एक पेरेंट से स्मॉल टी एक पेरेंट से, और कैपिटल टी स्मॉल टी ही इसकी जीनोटाइप है इस प्लांट की भी। और ये दोनों वैसे फिजिकली फिनोटिपिकली देखने में तो टाल हैं, लेकिन असल में ये हेट्रोजाइगोट हैं टालनेस के ट्रेट के लिए। और फर्दर जब F2 में हम इन दोनों को ही सेल्फ क्रॉस करा के सेकेंड फीलियल जनरेशन लेते हैं, तो वंस अगेन एक ड्वार्फ प्लांट हमारे पास आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस टाल एलील ने इस ड्वार्फ एलील के इफेक्ट को कुछ टाइम के लिए मास्क कर दिया था, हाइड कर दिया था, लेकिन बिल्कुल जो है वो उसे कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया, और वो अनइफेक्टेड रहता हुआ इस जनरेशन में अनइफेक्टेड रहता हुआ पास ऑन हुआ, और F2 में जाके उसने अपना एक्सप्रेशन शो किया। ये कंप्लीट मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसे हम आगे जो है वो अलग से भी डिटेल में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Genes for different traits are sorted separately from one another so that the inheritance of one trait is not dependent on the inheritance of another. इस बात को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि पहले हम जैसे बात कर रहे थे टाल और ड्वार्फ प्लांट की, तो उसमें हमारे पास जो है वो टाल जो डोमिनेंट ट्रेट था और ड्वार्फ रिसेसिव ट्रेट था। अब अगर हम एक और ट्रेट इसके साथ ले लेते हैं, वो हम जो है वो एक ट्रेट को लेकर स्टडी कर रहे थे। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसके साथ जो है उस प्लांट के फ्लावर का कलर देख लेते हैं कि या तो फ्लावर का कलर पर्पल हो सकता है या वाइट, और पर्पल जो है वो फ्लावर का डोमिनेंट ट्रेट है और वाइट जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्लांट टाल होगा उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो उसके फ्लावर्स पर्पल हों, ठीक है। जो टालनेस की एलील्स हैं वो फ्लावर कलर की एलील्स से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं, दोनों एक दूसरे की असॉर्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं रखती, दोनों एक दूसरे की सेग्रीगेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करती। एक ही के मीट में प्रेजेंट होने के बावजूद
जो है वो जब गेमीट फॉर्मेशन होगी, फर्दर जो है वो गेमीट फॉर्मेशन होगी तो जो जीन पेयर्स हैं उसके टालनेस के और ड्वार्फिज्म के वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे फ्लावर कलर के जीन पेयर्स से, ठीक है। तो जो प्लांट टाल है ऐसा भी हो सकता है कि उसके पर्पल फ्लावर्स हों और ऐसा भी हो सकता है कि उसके वाइट फ्लावर्स हों, और जो प्लांट ड्वार्फ है ऐसा भी हो सकता है कि उसके पर्पल फ्लावर हों और उसके वाइट फ्लावर्स भी हो सकते हैं। दोनों ट्रेड्स जो हैं, दोनों ट्रेड्स की जो एलील हैं वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करती और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जी दो ट्रेड्स को स्टडी करते हुए मेंडल ने जो है पी प्लांट के ही एक और ट्रेड को साथ में ला के दो ट्रेड्स एट अ टाइम स्टडी करते हुए जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को स्टडी किया। और उसने बताया कि एलील पेयर्स डेट सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, जो कि हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बताता है। दिस मीन्स दैट ट्रेड्स आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी ट्रेड्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे पीछे हमने पी प्लांट के देखा था कि नंबर ऑफ ट्रेड्स थे पी प्लांट के, सीड कलर, सीड टाइप, पॉड टाइप, फ्लावर्स की पोजीशन, फ्लावर्स का कलर, प्लांट की हाइट। तो सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं वो एट अ टाइम ऑफ कोर्स जो है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, यानी कि किसी भी एक ट्रेड का जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो दूसरे ट्रेड की ट्रांसमिशन को इफ़ेक्ट नहीं करती। किसी भी एक एलील्स की सेग्रीगेशन दूसरी एलील की सेग्रीगेशन को, दूसरे ट्रेड के एलील्स की सेग्रीगेशन को इफ़ेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट इज के टू ट्रेड्स अगर हम देखें एट अ टाइम तो येलो सीड कलर और राउंड सीड शेप, और जबकि रिंकल्ड सीड कलर और ग्रीन सीड कलर और रिंकल्ड सीड शेप, ठीक है। सीड शेप का ट्रेट और सीड कलर का ट्रेट एट अ टाइम स्टडी किया मेंडल ने। जब जो है वो राउंड येलो यानी कि सीड कलर येलो और सीड शेप राउंड का जो है वो हम देखते हैं गेमीट फॉर्मेशन होगी। तो ये जो उसने प्लांट यूज़ किए एज़ यूजुअल, जो उसने फर्स्ट क्रॉस में यूज़ किए वो ट्रू ब्रीड्स थे, यानी कि वो जो है वो दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में थे, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ से हमारे पास जितनी भी गेमीट्स बने वो सारे के सारे गेमीट होमोजाइगस डोमिनेंट थे, यानी कि उसमें जो है वो राउंड का W अलील और येलो का G अलील जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके सब गैमीट्स में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एट अ टाइम 4 गैमीट्स जो है वो बनेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे भी हमारे पास 4 गैमीट्स बनेंगे, लेकिन उन गैमीट्स का जो है वो जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल w एंड स्मॉल g, यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन। जब ये दोनों गैमीट्स जो फ्यूज़ करेंगे तो दोनों के एलील्स भी फ्यूज़ करके नेक्स्ट जो है ऑफस्प्रिंग में चले जाएंगे। और इस ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप हम अब आप देख सकते हैं कि कैपिटल W स्मॉल w और कैपिटल G स्मॉल g है, यानी कि ये अब हेट्रोजाइगोट कंडीशन में चला गया है, लेकिन अभी भी जो है इसकी फिनोटिपिक कंडीशन क्या है, डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लीट डायहाइब्रिड क्रॉस, कि किस तरह जो है फिर हम इसका जो हमारे पास हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट आया है कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल G स्मॉल g, उसको जो है वो हम किस तरह आगे सेल्फ क्रॉस कराएंगे, और F2 में हमारे पास कितने जो है वो अगेन रिसेसिव ट्रेड शो होंगे, ये सारी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी करेंगे, ठीक। So that was all about today's lecture. Thank you so much.